Hello everyone. Today we are going to start our new chapter that is natural resources. Students, natural resources इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज. डिफरेंट टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे. बायोस्फीयर क्या होता है, क्या कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं बायोस्फीयर के, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वेरियस बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स, अगर हम अर्थ की बात करें, लाइफ फॉर्म की बात करें, तो लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है अर्थ पे. ओनली अर्थ ऐसा प्लेनेट है जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करती है. अगर हम सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें वेरियस प्लैनेट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन अर्थ ऐसा प्लेनेट है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं. जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, लाइफ के लिए जो भी फैक्टर्स जरूरी होते हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं अर्थ पे. तो अगर हम अर्थ की बात करें स्टूडेंट्स, तो अर्थ का जो लैंड एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे? लैंड एरिया को बोलेंगे लिथोस्फीयर. और जो अर्थ का वाटर एरिया है, जहां वाटर प्रेजेंट है, उसको हमने बोला हाइड्रोस्फीयर. स्टूडेंट, जो वाटर है वो अर्थ के सरफेस पे भी प्रेजेंट हो सकता है या अंडरग्राउंड वाटर भी प्रेजेंट होता है अर्थ में. तो वाटर एरिया को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर. एंड लैंड एरिया क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर. अगर हम अर्थ के सराउंडिंग की बात करें तो क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है. तो उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? जहां एयर प्रेजेंट है, दैट इज एटमोस्फियर. तो जो एटमोस्फियर है या एयर है वो ब्लैंकेट की तरह अर्थ के चारों ओर, अर्थ के सराउंडिंग में प्रेजेंट है. तो एयर जहां प्रेजेंट है उसको हमने बोला एटमोस्फियर, लैंड एरिया को बोला लिथोस्फियर एंड वाटर एरिया को बोला हमने हाइड्रोस्फियर. और ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं. तो अगर हम बायोस्फीयर की बात करेंगे स्टूडेंट्स, की बायोस्फीयर का क्या मतलब है, तो ये लाइफ सपोर्टिंग जोन है अर्थ का, हमारे एनवायरनमेंट का, जो लाइफ को सपोर्ट करता है. और इसमें क्या है? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ के एग्जिस्टेंस में हेल्प करते हैं. तो अगर हम बायोस्फीयर की बात करेंगे स्टूडेंट, क्या होता है ये? इट इज लाइफ सपोर्टिंग जोन where hydrosphere, lithosphere and atmosphere interact with each other. And helps in existence of life. तो स्टूडेंट्स, अगर हम लाइफ की बात करें, लाइफ ओनली अर्थ पे एग्जिस्ट करती है. अर्थ के लैंड एरिया को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है एंड हाइड्रोस्फीयर. ये तीनों इंटरेक्ट करके क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर. बायोस्फीयर हमने किसको बोला है? लाइफ सपोर्टिंग जोन है, जहां हमारा एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ की एग्जिस्टेंस में हेल्प करते हैं. तो स्टूडेंट्स, अगर हम बायोस्फीयर की बात करेंगे, तो बायोस्फीयर के अगर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात करें, तो बायोस्फीयर में कंपोनेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं हमारे बायोस्फीयर में. तो सबसे पहले अगर हम बात करें बायोटिक कंपोनेंट्स की, बायोटिक कंपोनेंट्स हम किनको बोलेंगे? जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं हमारे बायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर में. एंड अगर हम एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो इसमें जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि एयर, वाटर, सोयल, all these non-living things are abiotic component of biosphere. अगर हम बायोटिक कंपोनेंट की बात करेंगे तो इसमें आते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स,
ये सब क्या है, ऑल दीज आर बायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर जो है लाइफ सपोर्टिंग जोन है, जहां लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर इंटरेक्ट करते हैं। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं बायोस्फीयर के। बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और एबायोटिक कंपोनेंट कौन से होंगे, लाइक एयर, वाटर, ये सब हमारे एबायोटिक कंपोनेंट है बायोस्फीयर के। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो जो हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरली अकरिंग रिसोर्सेज है, नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स है, मिनरल्स हैं, वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। मीन्स उनमें मैन मेड कुछ भी नहीं होता, ये सब चीजें क्या है, नेचुरली प्रेजेंट होती हैं एनवायरनमेंट में, जिनको ह्यूमन बींग्स या अदर ऑर्गेनिजम्स, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं। तो अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे तो दीज आर मिनरल्स प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट है नेचुरली जो चीजें प्रेजेंट है उनको हमने बोला है नेचुरल रिसोर्सेज। और इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तभी जाके लाइफ का एग्जिस्टेंस होता है, तभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपनी वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाते हैं। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें स्टूडेंट, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, नेचुरली अकरिंग मिनरल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट। तो अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ अबेंडेंस, कि कितने अमाउंट में ये प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है टू कैटेगरीज में, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल। तो अगर हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इन रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं। अगर हम इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की बात करें तो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, चाहे ह्यूमन बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितना भी इन रिसोर्सेज को यूज कर ले, ये खत्म नहीं होंगे। तो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या है, दीज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो लाइक वाटर, एयर, सोलर एनर्जी, ये सब क्या है, दीज आर इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। चाहे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन सब रिसोर्सेज को कितना भी यूज कर लें, ये कभी खत्म नहीं होंगे, ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अगर हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की बात करें तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या है, these are present in limited quantity। ये लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, अगर इनका ज्यादा यूज किया जाता है, एक्सेस यूज होगा तो ये खत्म हो सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें लाइक फॉसिल फ्यूल्स, ये क्या है, फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स, नेचुरल गैस, ये सब क्या है, ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, और ये एक अगर एक्सेस यूज होगा इनका तो ये खत्म हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की बात करें स्टूडेंट, तो जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं
उनको भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इनको? जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, दीज आर ऑल्सो डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट्स, अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं जो रिसाइकिल होते रहते हैं। अगर हम इनको यूज करेंगे तो ये क्या है, एक बार यूज करने के बाद हम इनको दोबारा यूज कर सकते हैं, मीन्स ये रिसाइकिल होते रहते हैं टाइम टू टाइम। अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो ये रिसाइकिल नहीं होते, एक बार इनका यूज हो चुका होता है तो ये दोबारा यूज नहीं किए जा सकते। दीज कांट बी रिप्लेनिश्ड। और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये रिप्लेनिश्ड हो सकते हैं, मीन्स रिसाइकिल हो सकते हैं, हम इनको रीयूज कर सकते हैं। तो अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करेंगे तो ये क्या होते हैं? These are exhaustible resources which can be replenished or recycled। और अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करेंगे ये रिप्लेनिश नहीं हो सकते, ये एक टाइम के बाद खत्म हो जाते हैं, हम इनको रीयूज नहीं कर सकते। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो लाइक फॉरेस्ट, ये क्या है, वाइल्ड लाइफ, दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये एक बार यूज करने के बाद रिसाइकिल होते रहते हैं, हम इनको दोबारा यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ अबेंडेंस नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल। जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं वो दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो रिसाइकिल होते रहते हैं, हम उनको दोबारा यूज कर सकते हैं, लाइक फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करेंगे, ये रिसाइकिल नहीं होते, एक बार यूज करने के बाद ये खत्म हो जाते हैं। अगर इनका एक्सेस यूज होगा तो ये रिसोर्सेज एकदम बिल्कुल खत्म हो सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो फॉसिल फ्यूल्स जो है ये क्या है, दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसके बाद अगर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें स्टूडेंट्स, तो एयर, वाटर, सोयल, ये क्या है, दीज आर मेन नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले अगर हम एयर की बात करें, एयर क्या है, जो हमने हमारे अर्थ का जो एयर जहां प्रेजेंट है उस एरिया को हमने क्या बोला है, एटमॉस्फेयर। तो अगर हम एयर की बात करें तो एयर क्या है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। वेरियस गैसेस प्रेजेंट है हमारे एयर में, डिफरेंट कंपोजिशन में प्रेजेंट होती हैं ये गैसेस। अगर हम मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात करें जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, हीलियम, इस तरह से डिफरेंट टाइप की गैसेस प्रेजेंट होती हैं हमारे एयर में। और ये क्या है, डिफरेंट कंपोजिशन में प्रेजेंट होती हैं। अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, ऑक्सीजन, ये क्या है, डिफरेंट वॉल्यूम में प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। अगर हम एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स की बात करें तो इसमें आते हैं हमारे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर।
स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम ट्रोपोस्फियर की बात करें तो जो लैंड एरिया है हमारा, लैंड के सरफेस से 16 किलोमीटर तक, ये क्या है, ट्रोपोस्फियर लोवेस्ट लेयर होती है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। एंड ये कहाँ तक एक्सटेंड करती है, अप टू 16 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है फ्रॉम द सरफेस एरिया ऑफ द, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसको हमने क्या बोला, ट्रोपोस्फियर। अगर हम नेक्स्ट लेयर की बात करें, ट्रोपोस्फियर के ऊपर प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फियर, एंड देन मीजोस्फियर, एंड देन थर्मोस्फियर। तो स्टूडेंट जो ट्रोपोस्फियर है हमारी अर्थ के सरफेस से 16 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है, स्ट्रेटोस्फियर जो है 30 to 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है, देन मीजोस्फियर एंड देन थर्मोस्फियर। अगर हम ट्रोपोस्फियर की बात करेंगे तो इसमें जितने भी हमारे क्लाइमेटिक इवेंट्स होते हैं, लाइक क्लाउड फॉर्मेशन, थंडरिंग, ये सब कहाँ होते हैं, हमारे ट्रोपोस्फियर लेयर में होते हैं। अगर हम स्ट्रेटोस्फियर की बात करेंगे तो जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर कौन सी लेयर में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट है। ये ओजोन लेयर क्या करती है, अगर हम ओजोन लेयर की बात करें तो ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर, और ये ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होती है। तो स्टूडेंट दीज आर 4 different layers which are present in atmosphere. First one is lowest layer is troposphere, then above troposphere stratosphere is present, then mesosphere and then thermosphere. ट्रोपोस्फियर लेयर में क्या है, ऑल क्लाइमेटिक इवेंट्स लाइक क्लाउड फॉर्मेशन, थंडरिंग, लाइटनिंग, ये सब कहाँ होती हैं, ट्रोपोस्फियर में होते हैं। अगर हम स्ट्रेटोस्फियर की बात करेंगे तो ओजोन लेयर जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होती है, और ओजोन लेयर हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद अगर हम एयर की बात करें स्टूडेंट्स, तो एयर को बोला जाता है ब्रीथ ऑफ लाइफ, मीन्स बिना एयर लाइफ पॉसिबल नहीं है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको एयर की रिक्वायरमेंट होती है वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। अगर हम एयर के फंक्शंस की बात करें कि ये क्या क्या फंक्शन है एयर के, कैसे यूजफुल होती है हमारे, तो फर्स्ट अगर हम बात करें, एयर जो है हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है एयर में, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, इस तरह से डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है। तो एयर के अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये क्या है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है। तो जो ऑक्सीजन है ये कहाँ यूज होती है, रेस्पिरेशन में यूज होती है। जो फूड का ब्रेकडाउन है हमारा, फूड के ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन होता है और उससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी हमारे डिफरेंट सेल्स, हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। इसलिए ऑक्सीजन क्या है, हमें एयर से मिलती है। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। ये ऑक्सीजन कहाँ, रेस्पिरेशन में यूज होती है। उसके बाद अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कहाँ, एयर में प्रेजेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि जो प्लांट्स हैं हमारे वो फोटोसिंथेसिस के लिए किसका यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। एंड डिफरेंट मेराइन एनिमल्स भी क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं शेल फॉर्मेशन में। तो
इस तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात करें स्टूडेंट्स, तो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज की जाती है फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड। फूड के ब्रेकडाउन से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करने में यूज करते हैं। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो कंबशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इसमें भी क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के लिए भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। उसी तरह अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये भी हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है, एयर में प्रेजेंट होती है। किसमें हेल्प होती है, किसके लिए यूजफुल होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए। और मेराइन ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं टू फॉर्म देयर शेल। तो उसके बाद अगर हम अदर फंक्शंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो जितने भी हमारे क्लाइमेटिक इवेंट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं। जैसे लाइटनिंग, थंडरिंग, जो भी क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में होंगे। अगर हम अदर फंक्शन की बात करें दैट इज कम्युनिकेशन, जैसे रेडियो एंड टीवी कम्युनिकेशन, इसमें कौन हेल्प करता है, एयर मीडियम प्रोवाइड करती है कम्युनिकेशन के लिए। तो इस तरह से एयर क्या है, कम्युनिकेशन में भी हेल्प करती है। एंड लोकोमोशन, अदर फंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इट प्रोवाइड्स मीडियम फॉर लोकोमोशन ऑफ फ्लाइंग एनिमल। जितने भी हमारे बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स हैं उनको मीडियम प्रोवाइड करती है लोकोमोशन के लिए। वो एयर में क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, उसके लिए क्या है, ये एक मीडियम प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से अगर हम फंक्शंस की बात करेंगे तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लाइमेटिक इवेंट्स जितने भी हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं। कम्युनिकेशन, रेडियो एंड टीवी कम्युनिकेशन, इसके थ्रू जो कम्युनिकेशन है वो मीडियम प्रोवाइड करती है एटमॉस्फेयर। ये क्या है, मीडियम प्रोवाइड करती है फॉर द लोकोमोशन ऑफ फ्लाइंग एनिमल्स। सो दीज आर फ्यू फंक्शंस ऑफ एटमॉस्फेयर। उसके बाद अगर हम मूवमेंट ऑफ एयर की बात करें, अगर हम एयर एंड विंड की बात करें तो क्या डिफरेंस होता है एयर एंड विंड में। जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है वो क्या है, एयर जो है नॉर्मल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, और जब इसकी मूवमेंट होती है एयर की मूवमेंट को हम बोलते हैं विंड। तो स्टूडेंट्स हमने ऑब्जर्व किया होगा जैसे कभी कभी ठंडी हवा चलती है, तेज आंधी या तूफान भी आ सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट एयर जो है एयर की मूवमेंट होती है। तो अगर हम इस एयर की मूवमेंट की बात करें, तो जो ठंडी हवा चलती है या कभी कभी तेज आंधी तूफान साइक्लोन्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, क्या रीजन होता है उनका। तो अगर हम इन सब के रीजन की बात करें तो हीटिंग ऑफ एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज इवेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑल दीज इवेंट्स। तो सबसे पहले अगर हम मूवमेंट ऑफ एयर की बात करें, विंड की बात करें, तो स्टूडेंट जो हीटिंग ऑफ एयर है, अगर हम लैंड एंड वाटर की बात करेंगे तो लैंड जो है जल्दी गर्म होती है वाटर के कंपैरिजन में एंड जल्दी ठंडी होती है। तो अगर हम हीटिंग ऑफ एयर की बात करेंगे क्या होता है, सनलाइट आती है, सोलर रेडिएशन से क्या होगा, अर्थ पे आएंगी सोलर रेडिएशंस, और उन सोलर रेडिएशन से क्या होगा, कुछ सोलर रेडिएशंस एब्जॉर्ब होंगी, बाकी क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं सरफेस से, लैंड से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हीटिंग होती है, टेम्परेचर राइज होता है। तो इस तरह से अगर हम हीटिंग ऑफ एयर की बात करें तो लैंड जल्दी गर्म होती है एंड जल्दी ठंडी होती है वाटर के कंपैरिजन में। तो स्टूडेंट्स अगर हम कोस्टल एरियाज की बात करें, कोस्टल एरियाज हम किनको बोलते हैं, जो वाटर बॉडीज के पास जो लैंड एरिया है उसको हमने बोला है कोस्टल एरियाज। तो कोस्टल एरियाज में क्या होता है, वाटर के साथ जो लैंड प्रेजेंट है, तो हमने अभी बात की जैसे लैंड जो है जल्दी ठंडा या गर्म होती है वाटर के कंपैरिजन में। तो अगर हम डे टाइम की बात करें, डे टाइम में क्या होगा, सोलर रेडिएशंस की वजह से क्या होगा, लैंड भी
लैंड का सरफेस भी क्या है कि हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, एंड वाटर भी गर्म हो जाता है। तो जो वाटर की कंपेयर में क्या होगा, लैंड इजीली गर्म हो जाएगी, तो यहाँ जो एयर होगी वो क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है एयर भी, और जिसकी वजह से हॉट एयर क्या हो जाती है, राइज अप हो जाती है, लिफ्ट कर जाती है, ऊपर राइज होती है हॉट एयर। और अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर जो है जल्दी गर्म नहीं होगा लैंड के कंपैरिजन में, तो यहाँ क्या होगी, कूल एयर होगी, जो क्या होगी, डेंस होगी। तो हमेशा जब हॉट एयर राइज करती है तो यहाँ क्या हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, और एयर का मूवमेंट कहाँ होगा, लो प्रेशर से हाई प्रेशर। यहाँ कूल एयर है तो ये यहाँ क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, तो एयर की मूवमेंट कहाँ होगी, लो प्रेशर से हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में की साइड मूवमेंट होगी एयर की। तो कोस्टल एरियाज में डे टाइम में क्या होगा, एयर मूव करती है वाटर बॉडीज की से लैंड की तरफ मूवमेंट होगी डे टाइम में। अगर हम नाइट टाइम की बात करें तो नाइट टाइम में क्या होगा, लैंड जो है जल्दी ठंडी होगी वाटर के कंपैरिजन में, तो यहाँ लैंड ठंडी होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ कूल एयर प्रेजेंट होगी, तो कूल एयर प्रेजेंट होगी लैंड की साइड, एंड वाटर क्या है, जल्दी ठंडा नहीं होगा लैंड के कंपैरिजन में, तो यहाँ क्या है, कूल एयर प्रेजेंट होगी, एंड वाटर के ऊपर जो एयर होगी वो हॉट एयर होगी। हॉट एयर क्या कर जाती है, राइज हो जाती है, लिफ्ट अप कर जाती है, और यहाँ क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, और यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहाँ लैंड पे क्या है, कूल एयर प्रेजेंट है, तो क्या होगा, यहाँ हाई प्रेशर होगा। तो एयर की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड मूवमेंट होगी। तो रात के टाइम क्या होता है, लैंड एरिया से वो एयर जो है मूव करती है वाटर एरिया की साइड, क्योंकि रात के टाइम लैंड एरिया पे कूल एयर होगी, डेंस होगी एयर, यहाँ हाई प्रेशर होगा, और वाटर के ऊपर जो एयर होगी वो गर्म होती है, वो राइज कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होता है, और एयर का मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो इस तरह से एयर मूव करती है डे टाइम में। विंड जो है हवा चलती है कहाँ से कहाँ, वाटर बॉडी से लैंड की तरफ, और डे नाइट टाइम में क्या होगा, लैंड एरिया से वाटर बॉडीज की साइड एयर का मूवमेंट होगा, विंड का मूवमेंट होगा। तो इस तरह से उसके बाद अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर की, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जब सोलर रेडिएशन हीट एनर्जी आती है तो जो वाटर बॉडीज से क्या होगा, वाटर्स जो है वेपर की फॉर्म में, वाटर वेपर्स बनेंगे, वाटर जो है वेपर्स के फॉर्म में राइज करता है। तो इस तरह से जब हीट एनर्जी आती है, सोलर एनर्जी आती है, तो वाटर बॉडी से वाटर वेपर्स की फॉर्म में ट्रांसफर होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। तो जब वाटर ऊपर राइज करता है वाटर वेपर्स के फॉर्म में, वाटर क्या है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं वाटर वेपर्स, तो ऊपर जब जाएंगे तो कूल एयर होगी, और ये क्या हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, इनका क्या हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है, और इस कंडेंसेशन जब होता है वाटर वेपर्स का, तो लॉट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है, lot of heat energy is released। तो क्या होता है स्टूडेंट, सोलर एनर्जी से, जो सोलर रेडिएशंस की वजह से वाटर बॉडी से वाटर वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या है, वाटर जो है गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है। तो जब ये वाटर वेपर्स के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाता है, ऊपर राइज होते हैं वाटर वेपर्स, तो ऊपर कूल एयर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स होगा, और इस कंडेंसेशन से क्या होता है, लॉट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, थंडरिंग या स्टॉर्म्स, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ये जो हीट
एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स। तो जब कंडेंसेशन होता है, वाटर वेपर जब कंडेंस हो जाते हैं तो क्या करते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन होती है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर से क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगी। और ये क्लाउड फॉर्मेशन से क्या होता है, जब वाटर कंडेंस होते जाते हैं, ज्यादा वाटर का कंडेंसेशन होगा तो क्या बनाते हैं, ये क्लाउड बनाते हैं। एंड क्लाउड्स के से क्या होता है, रेनिंग होती है। तो इस तरह से रेन की फॉर्मेशन होती है। और फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, थंडरिंग स्टॉर्म्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये वाटर वेपर्स जो है जब कंडेंस होते हैं तो क्लाउड फॉर्मेशन होती है। और जब एयर कूल होती है तो कंडेंसेशन जब होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगी, उनसे क्या है, रेन होती है, रेन की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से अगर हम मूवमेंट ऑफ एयर की बात करेंगे तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हीटिंग ऑफ एयर एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज, देयर क्लासिफिकेशन एंड मूवमेंट ऑफ एयर।